हाय स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। नाउ इसमें जो कंटेंट्स है ये अपन ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स, डिबेंचर रिडेम्पशन, सो क्रिएशन ऑफ डीआरआर, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, तो ये अपन ने ऑलरेडी सभी चीज़ें पढ़ चुकी है। बस उसका भी अपन ने अकाउंटिंग देखा है। इन दिस चैप्टर विल फोकस मोर ऑन थ्योरेटिकल पार्ट। सो दिस, इसलिए मैं ये थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, मॉडल के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। ये 4 और 5 काफ़ी रिलेटेड, इसलिए हम साथ साथ में ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट चीज अपन जो पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। देखो, अच्छा बायबैक क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। सो फटाफट हम पढ़ते हैं। बायबैक क्या होता है? कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो खरीदती है तो उसको बोलते हैं बायबैक। अच्छा, ये खरीदने का फ़ायदा क्या है? एक तो कंपनी को डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस उनका जो कंट्रोल आपके हाथ में वो उनके हाथ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो शेयर्स बायबैक करती है सर, ये रहते हैं कहाँ पे? मैंने कहा था कि कंपनी के एसेट साइड पे वो गुडविल में दिखाया जाता है वो, बिकॉज दैट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर फर्म परचेज फ्रॉम यू, सो इट इज़ लाइक अ गुडविल। तो वो गुडविल में दिखाया जाता है, वो अगेन शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। सो बायबैक का अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं आता है। मैंने आपको उसका अकाउंटिंग बता दिया कि वो कहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये रिपीटेटिव चीज़ें दी है। आई डोंट नो व्हाट इज गिवन, बट सिंस इट इज़ गिवन इन सिलेबस, काफ़ी सारे 60% चीज़ें तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मतलब आई एम नॉट श्योर कि वाई दे हैव रिपीटेड दिस थिंग, मतलब ये इंस्टीट्यूट को ही पता है ये उन्होंने रिपीट क्यों किया है। मतलब आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट मेरा काम है आपको पूरा सिलेबस पढ़ाना। तो आइए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5। सो व्हेन अ कंपनी हैज अ सब्सटेंशियल कैश रिसोर्स, it may like to buy back its own shares from the market, particularly when prevailing rate of shares in the market is much lower than the book value. Obviously बुक वैल्यू से जब मार्केट रेट कम रहेगा तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू भी कम रहेगा और आपसे कम पैसे में कंपनी शेयर्स खरीद सकती है। और व्हाट कंपनी परसीव टू बी अ ट्रू वैल्यू, उनको जो लगता है इंट्रिंसिक वैल्यू अपन जिसको बोलते हैं उससे वो कम है। बायबैक ऑफ शेयर्स अनेबल द कंपनी टू गेट बैक इट्स शेयर होल्डिंग एंड ऑफर टू परचेज फ्रॉम द शेयर्स दे होल्ड। करेक्ट। कंडीशन फॉर बायबैक, अभी देखो अपन ने सब पढ़ा है एक्चुअली। इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल, ठीक है। अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बट सेम इज नॉट रिक्वायर्ड। करेक्ट ना? देखो कब रिक्वायर्ड नहीं है? व्हेन बायबैक इज लेस देन 10% ऑफ टोटल पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, सच बायबैक हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर by means of resolution passed at his meeting। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि स्पेशलाइजेशन कौन से केस में रिक्वायर्ड नहीं। पहला, जो बायबैक का अमाउंट है वो टोटल पेड अप कैपिटल, एथोराइज नहीं। जो पेड अप मतलब जितना लोगों ने पैसा दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, अपन ने पढ़ा है वो। तो पेड अप कैपिटल के 10% से कम अगर बायबैक कर रहे तो जरूरत नहीं है। पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मतलब विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। एंड जब बोर्ड ने बायबैक एथोराइज कर दिया है तो फिर उसके लिए स्पेशल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। तीसरा कंडीशन से, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट सिंस इट इज रिपीटेशन इन मॉड्यूल आई हैव टू रिपीट। द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्रीज ऑफ द कंपनी, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स द सेम विल बी टेकन एज 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ओनली। हाँ, मतलब तीसरा कंडीशन क्या है कि बायबैक का अमाउंट है वो टोटल जो पेड अप कैपिटल है उसका 25% से या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा बायबैक नहीं होगा, ठीक है। देन वो जो 25% है वो कैसे निकाला जाएगा? अगर बायबैक ओनली इक्विटी का है, क्या लिखा देखो, वो नॉर्मली पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का होगा 25%, बट इफ इट इज बायबैक ओनली इक्विटी शेयर्स का है, बाकी कोई शेयर्स का बायबैक नहीं है, सो देन इट वुड बी 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। वो भी कौन सा इक्विटी? पेड अप। यहाँ पे सब लोग पेड अप पे फोकस करना, सब लोग कौन से वर्ड पे फोकस करना? पेड अप। देन आफ्टर बायबैक जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। करेक्ट। आफ्टर बायबैक रेशियो 2:1 होना चाहिए। जो शेयर्स बायबैक कर रहे हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। करेक्ट ना? अगर वो लिस्टेड है तो फिर सेबी के रेगुलेशंस आपको फॉलो करना जरूरी है। करेक्ट ना? एंड इट इज एज पर द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, ये अपन ने हेडिंग पढ़े थे। तो एज पर दिस स्कीम वो होना, ये जो रूल्स डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से बायबैक होना क्या है? जरूरी है, ठीक है। एंड बायबैक में डिफरेंस कितना होना चाहिए?
नो ऑफर अ बायबैक शैल बी मेड विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रिसीडिंग ऑफर अ बायबैक, मतलब 2 बायबैक में मिनिमम 1 साल का ऑफर होना जरूरी है, एंड एट द मोस्ट बायबैक 25% या उससे कम होना जरूरी है। ठीक है, चलो तो अभी आप काम करो, एक डायग्राम बनाओ, कंडीशंस फॉर बायबैक। टेक अ हॉरिजॉन्टल पेज, कंडीशन फॉर बायबैक। ठीक है, अभी बोलता हूँ, लिखते जाओ। पहला डाउनलोड एरो आप लिखो फटाफट, फर्स्ट डाउनलोड लिखो, एथोराइज बाय आर्टिकल। अच्छा ये सर आपने तो ऑलरेडी पढ़ा, आप क्यों रिपीट करवा रहे हो? इतना होने के बाद भी आपको आज भी याद है क्या सभी कंडीशन? नहीं याद ना, इसलिए लिखो। हाँ, नाउ यू नो द रीजन, करेक्ट ना? बाद में पढ़ लेंगे फिर याद नहीं रहेगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लिखो मेरे लिए, वो लिखते लिखते लर्न हो जाएगा मेरे साथ। लिखो, पहले लिखो डाउनलोड एरो, एथोराइज बाय आर्टिकल। ठीक है, सेकेंड पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, लिखो सेकंड। नेक्स्ट डाउनलोड एरो, पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके नीचे डाउनलोड एरो, सेकंड डाउनलोड एरो क्या है? पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके नीचे डाउनलोड एरो, नो स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन, सेकंड डाउनलोड एरो के नीचे नो स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन, मतलब आपका ये पहला एक डाउनलोड एरो रहेगा जिसमें आपने लिखा रहेगा पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके नीचे नो स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन, नो स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन। पॉइंट नंबर ए, बायबैक इज लेस देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। 10% और लेस देन, मतलब एग्जैक्ट 10 रहेगा तो चलेगा। बायबैक इज 10% और लेस देन पेड अप कैपिटल। बी, authorized by board, बी authorized by board। तीसरा डाउनलोड एरो लिखो, थर्ड डाउनलोड एरो, देखो मैक्स 25%, मैक्स बायबैक 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। लिखो थर्ड डाउनलोड एरो, मैक्स बायबैक 25% ऑफ, लिखो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, एंड उसमें ही कंटिन्यू, and in case of buyback of equity 25% of paid up equity capital, उसमें ही लिखो नीचे and in case of buyback of equity 25% of paid up equity capital। Fourth download arrow, after buyback debt equity ratio should be 2:1। लिखो after buyback, fourth download arrow, next point डायग्राम में, next download arrow, next download arrow, after buyback debt equity ratio should be 2:1। next buyback of only fully paid shares, next buyback of only fully paid shares, and last in case of listed follow guidelines of SEBI, in case of listed
फॉलो गाइडलाइंस ऑफ सेबी। चलो नेक्स्ट, नाउ यू ऑल्सो नीड टू गिव एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, दीज आर द कंप्लायंसेस, करेक्ट ना। तो जब रेजोल्यूशन पास होगा तो उसमें ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, देखो, द नोटिस टू द मीटिंग एट विच स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी पास, मतलब जब अपन मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को नोटिस देंगे कि भाई ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है रिगार्डिंग बायबैक, तो उनको क्लैरिटी चाहिए क्या क्या। पहला, अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, मटेरियल का मतलब है जो फैक्ट रिलेवेंट है फॉर बायबैक, इंपॉर्टेंट है, बायबैक क्यों करना है, नेसेसिटी ऑफ बायबैक, क्लास ऑफ शेयर्स, इक्विटी प्रेफरेंस जो भी है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर बायबैक, कंपनी का कितना पैसा बायबैक में इन्वेस्ट होगा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, देन डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर बायबैक, मतलब उसके वैल्यूएशन का मेथड कैसे होगा, बायबैक के अपन देखे थे, याद है ना, अब मैंने आपको पढ़ा था बायबैक के कौन से मेथड से, कौन से प्राइस पे किया जाएगा, उसका बेस क्या है प्राइस लाने का, जिस बेस पे जो फेयर मार्केट डिसाइड किया है। अपन ने एसएफएम में शेयर्स के वैल्यूएशन के अलग अलग मैंने आपको तरीके पढ़ाए थे, तो कौन सा आपने फॉलो किया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना पे करना पड़ेगा, फंड्स के अरेंजमेंट कहाँ से होगा, शेयर होल्डिंग, इट इज द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोमोटर्स, वेयर promoter is a company of the directors and key managerial personnel as on the date of notice conveying the general meeting, करेक्ट ना। हाँ, मतलब शेयर होल्डिंग कितना होगा ये भी देना जरूरी है, कब, शेयर होल्डिंग में क्या, इट इज द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर एंड डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोमोटर्स वेयर द प्रोमोटर इज अ कंपनी, मतलब शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर का स्टेक कितना है, करेक्ट ना, एंड जो डायरेक्टर्स है उनका भी कितना है, वेयर प्रोमोटर कंपनी अगर है तो डायरेक्टर, अभी प्रोमोटर और डायरेक्टर में फ़र्क क्या है, आपने कंपनी लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आई नीड नॉट एक्सप्लेन, वो होना चाहिए। देन उनके जो की मैनेजरल पर्सनल है, की मैन पर्सन जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स में, उनके डिटेल्स, देन ये जो ऊपर में लोग हैं मतलब प्रोमोटर्स, उसके बाद डायरेक्टर्स, देन की पर्सनल, उन्होंने कितने शेयर्स परचेज सेल किए हैं, हाँ मतलब बायबैक के पहले उन्होंने कुछ सेल परचेज किया है क्या, क्योंकि दीज आर द पॉलिसी मेकर्स, उनको पता है कि बायबैक करके कब कौन सा फायदा उठाना है, बिकॉज दे हैव गॉट ऑल द पावर्स इन देयर हैंड, करेक्ट ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट ना, तो मैंने अगर कुछ चीज़ें काट भी दी तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर मैंने आपको कुछ चीटिंग करना है तो, सो मैं यहाँ पे की पर्सन हूँ, ऐसा मैंने किया नहीं है, आप मॉडल बाजू में रख के देख सकते हैं, हर एक चीज़ कवर किया है, सो यू नीड नॉट वरी, और उससे ज़्यादा मैंने कवर किया है, ठीक है ना। आप पेजेस कंपेयर कर लेना और मॉडल कर मेरे, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा, कम से कम 200-300 पेजेस अपने ज़्यादा है, सब कुछ कवर किया, आप चिंता ही मत करो, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ये लोग बायबैक दूसरों को करने को बोल रहे एंड इन्होंने खुद के शेयर्स पहले ही बेच दिए या खरीद लिए, तो लास्ट 12 मंथ्स ने इन लोगों ने कितने शेयर्स बाय किए, कितने सेल शेयर्स किए, वो भी डिटेल्स देना जरूरी है। द एग्रीगेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेस और सोल्ड बाय पर्सन मेंशन इन सब क्लॉज ए, कौन है उसमें, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, की पर्सनल्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। हाँ, ये 12 मंथ कौन से, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाला है, जहाँ पे बायबैक अप्रूव होगा उसके 12 मंथ्स में, लेट्स से बोर्ड मीटिंग 16 जनवरी को है, तो लास्ट 15 जनवरी से इस 16 जनवरी तक 12 महीने में ये जो की पर्सन है, डायरेक्टर्स है, प्रोमोटर्स है, उन्होंने कितने शेयर्स की खरीदारी की है और बेचे हैं, उससे डिटेल्स देने पड़ेंगे। देन एंड ये जो शेयर्स अगर उन्होंने खरीदे हैं, बेचे, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम प्राइस क्या है, किस रेट पे खरीदारी हुई है, किस रेट पे उन्होंने बेचा है, कौन से डेट को बेचा है, ये भी देना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये जो प्रोमोटर्स है, अगर उन्होंने भी उनके शेयर्स बायबैक को दिए, जो शेयर्स प्रोमोटर के पास है, डायरेक्टर के पास है, उन्होंने भी अगर शेयर्स ऑफर किए फॉर बायबैक, देन द क्वांटम ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी टेंडर्ड, कितने शेयर्स उन्होंने ऑफर किए फॉर बायबैक, मतलब अपन एज ए कंपनी कितना ऑफर कर रहे हैं बायबैक, जैसे बीच में इन्फोसिस का हुआ था बायबैक,
करेक्ट ना। तो उन्होंने 1250 में एक शेयर का प्राइस डिसाइड किया था एंड वो 2 शेयर्स उन्होंने कुछ बायबैक किए थे, ऐसा कुछ तो आया था। तो हर एक कंपनी का एक पॉलिसी होता है, तो कितने शेयर्स आप ऑफर कर रहे हैं बायबैक की स्कीम में? ये सेम ही है, आप पढ़ सकते हैं। देन कंफर्मेशन दैट, ये अपन ने पढ़ा था कि जब कंपनी बायबैक करेगी तो नेचुरली क्या होगा, उनका पैसा बायबैक में इन्वेस्ट होगा। ऐसा ना हो कि किसी लोन को अपन ने रिपेमेंट नहीं किया है, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है। A confirmation that there are no default subsist in the repayment of deposit, interest payment thereon, redemption of debenture or payment of interest thereon, redemption of preference shares, payment of dividend to any shareholder, repayment of loan, interest, मतलब डिविडेंड का कमिटमेंट, इंटरेस्ट का कमिटमेंट, लोन का कमिटमेंट, ये अपन कोई इसको हैम्पर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ बायबैक। तो ये आपको देखना है कि देयर आर नो डिफॉल्ट्स, है ना। पहले इनका लायबिलिटी फुलफिल करो, पे कर दो, देन यू कैन गो फॉर बायबैक। देन कंफर्मेशन, कंफर्मेशन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अच्छा एक मिनट अभी, चलो कंफर्मेशन कौन सा चाहिए, देखो पॉइंट नंबर ओ, दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू अफेयर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी and they have formed their opinion, they have formed the opinion, general meeting is convened and there shall be no grounds on which company could be found unable to pay its debt। तो दिया है, मतलब ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, करेक्ट ना, कि ऐसा मतलब क्या कन्फर्मेशन देना पड़ा डायरेक्टर को कि हम कोई डिफॉल्ट नहीं करेंगे, सबका पेमेंट देंगे, ये अपन ने पढ़ा था, याद करो। देन अबाउट द कंपनीज प्रॉस्पेक्ट फॉर द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट, इज मैनेजमेंट कैरेक्टर initiation, its financial resources will be available during the year so that company able to meet its liability। हाँ, ये भी आपको कन्फर्म करना पड़ेगा कि बायबैक होने के बाद अगले 1 साल तक जो भी लाइबिलिटीज आएंगी अपन टाइमली पे कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पुराने वाले भी, जो बाद में भी लाइबिलिटी अरेस्ट होंगी उनके लिए पैसा आपको लगेगा, तो वो भी देना है। एंड वो एक बायबैक के बाद अगले 1 साल में इंस्टॉलमेंट नहीं होंगे, ये भी उनको कन्फर्मेशन देना है। द डायरेक्टर्स हैव टेकन इनटू अकाउंट द लाइबिलिटीज एज इफ द कंपनी वर बीइंग वुंड अप अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, मतलब जब आप बायबैक करोगे तो जो आपको लायबिलिटी पे करना है, अगर कंपनी वाइंड अप होता है तो अपन ने प्रायोरिटी पढ़ा है कि पहले सिक्योर्ड पेमेंट दिए जाते हैं, याद है ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो डू वी हैव इनफ मनी टू पे ऑल दोज लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट, ये भी आपको कन्फर्मेशन देना है। देन ऑडिटर का रिपोर्ट देना है, क्या, अ रिपोर्ट एड्रेस टू BOD बाय कंपनीज ऑडिटर स्टेटिंग दैट they have inquired into company's state of affairs, okay, the amount of permissible capital payment for the securities in question in their views properly determined, मतलब जो अमाउंट बायबैक में अपन देने वाले 2000 करोड़ 500 करोड़ वो प्रॉपरली डिटरमाइन हुआ है। that the audited accounts on the basis of which calculation with reference to buyback is done is not more than 6 months old from the date of offer document। तो ऑफर डॉक्यूमेंट से 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। देखो नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, हाँ, मतलब जो ऑफर डॉक्यूमेंट है बायबैक का वो जिस बेसिस पे अपन ने बनाया है वो अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, बट वो 6 मंथ के पहले के नहीं होने चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव फॉर्म द ओपिनियन एज स्पेसिफाइड पॉइंट ओ ऑन रीजनल ग्राउंड्स, वही है कि कंपनी 1 साल तक इंस्टॉलमेंट नहीं होंगी, तो इतने सारे एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये इसमें से भी MCQ आ सकते हैं, ये भी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, इंस्टीट्यूट ने 2 बार दिया तो मैं भी 2 बार पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं नहीं पढ़ा तो आपको डाउट आ जाता। देन चलो, तो ये था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो जब इसका नोटिस जाएगा कि इस मीटिंग में हम बायबैक का ऑफर फाइनल करने जा रहे हैं, तो उसके साथ ये स्टेटमेंट जाना चाहिए था कि मीटिंग में जब लाएंगे प्रिपेयर करके आएंगे, देयर पॉइंट्स विल बी रेडी एंड सो दैट यू विल बी एबल टू टेक सम कॉन्क्रीट डिसीजन। नाउ अदर कंडीशंस फॉर बायबैक, आइए जानते हैं बाकी के कंडीशंस क्या है। पहला, एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन एज द केस में बी पास बाय द बोर्ड, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। द बायबैक कैन बी फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर on proportionate basis or from the open market value, from the open market, by purchasing security issued to employee
ऑफ द कंपनी परसेंट स्कीम ऑफ ईसॉप, मतलब ईसॉप में अपन ने जो शेयर्स दिए वो हम एम्प्लॉयज भी खरीद सकते हैं, शेयर होल्डर से भी खरीद सकते हैं ऑन प्रोपोर्शन बेसिस, करेक्ट नहीं, या फिर ओपन मार्केट मतलब जो मार्केट में रेट है ओपन मार्केट रेट उस रेट से भी आप खरीद सकते हैं, या कंपनी एक रेट डिसाइड करेगी, जैसे इन्फोसिस ने कुछ डिसाइड किया था 1250 रुपये उन्होंने बायबैक किया था, आई थिंक 2-3 साल हो गए, आई एम नॉट श्योर, बट तो उन्होंने एक रेट फिक्स किया था, या फिर ओपन मार्केट वैल्यू जो उस हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी अपन ने पढ़ा है। आगे, बिफोर मेकिंग सच बायबैक फाइल विद द रजिस्टर a declaration of a solvency signed by at least 2 director of a company, वही है कि अगले 1 साल तक हम पे कर पाएंगे, one of whom will be MD if any in form number SH9 may be prescribed and verified by an affidavit to the effect that BOD has made full inquiry into affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liability and will not be rendered insolvent within a period of 1 year। कहाँ से? from the date of declaration adopted by board। तो बोर्ड में ये जब ऑफर मंजूर किया जाएगा कि यस सब कुछ ओके, वी कैन गिव ऑफर फॉर बायबैक, जिस दिन बोर्ड की मंजूरी मिलेगी अगले 1 साल तक अपन इंस्टॉलमेंट नहीं बनेंगे, ये आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, कंपनी शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर सिक्योरिटीज सो ब्रॉट बैक विद इन द 7 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बायबैक। यस, जो शेयर्स बायबैक किए हैं वो शेयर कैपिटल में नहीं रहेगा, वो कंपनी का खुद का कहना, बिकॉज शेयर कैपिटल इज ऑलवेज फॉर ऑफर टू पब्लिक। जो उन्होंने शेयर कैपिटल परचेज किया है वो शेयर कैपिटल में से नंबर्स कम हो जाएंगे, सुनो, शेयर कैपिटल से नंबर्स कम हो जाएंगे और वो गुडविल करके क्रिएट करके वो एसेट साइड पे आपको दिखाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बायबैक के चैप्टर में डिटेल में बताया था, उसका अपन अकाउंटिंग भी किया था। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि बायबैक करने के बाद 7 दिन में वो शेयर्स, या अगर अभी तो फिजिकल फॉर्म में होते नहीं है, डीमैट फॉर्म में होते हैं, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड पे जैसे उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कम करने पड़ेंगे ताकि वो बाद में आप किसी को इशू ना करो। Where a company complete buyback of shares or other specified securities, it shall not make further issue of same kind of shares or other securities including the allotment of new shares within period of 6 months। हाँ, मतलब अगर मैंने इक्विटी शेयर्स का बायबैक किया है तो बायबैक करने के बाद अगले 6 महीने तक मैं सिमिलर काइंड इक्विटी शेयर्स नए इशू नहीं कर सकता हूँ, बट एक्सेप्ट कुछ केसेस में दे सकता हूँ। देखो कौन से केस, बोनस इशू में कर सकता हूँ, या फिर मैंने कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट किया है इन डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन सच एज कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्वेट इक्विटी, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस डिबेंचर इनटू इक्विटी, इन सभी केसेस में आप कर सकते हैं। तो इन द डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन सच एज कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्वेट इक्विटी, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंशियल डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, करेक्ट ना। तो इसके अगर कुछ अपना ऑब्लिगेशन है तो फिर आपको दे सकते हैं आप। आपको याद है तो मैंने आपको सब फॉर्म नंबर लिख के दिए थे, 9, 10 क्या होता है। Company shall maintain register in form SH10 of shares and securities so brought, the consideration fair for the share securities brought back, date of cancellation of share securities, the date of extinguishing and physically destroying the shares or securities. The register of shares or securities brought back shall be maintained at the register office of the company and shall be kept in the custody of secretary of company or any other person authorized by the board in this behalf. The entries in the register shall be authenticated by secretary of the company or by any other person authorized by the board for this purpose. ठीक है, मतलब क्या है, तो पहले इसमें क्या लगा कि आपको एक फॉर्म रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेगा SH10 में, कितने अपने शेयर्स बायबैक के उसका रिकॉर्ड रखो, कितने अमाउंट था, कि कब कैंसिल हुए, करेक्ट ना, किस दिन आपने उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय किया जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। एंड ये काम कौन करेगा, आप ही लोग कंपनी सेक्रेटरी करोगे, मतलब देखभाल करोगे इसकी, एंड आप उसको साइन करोगे। नेक्स्ट, द कंपनी शैल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक अंडर दिस सेक्शन shall file with the registrar
रिटर्न इन फॉर्म SH11। अभी देखो अपन ने 3 फॉर्म पढ़े, SH9, 10, 11, नोट डाउन करके रखना है, MCQ में आने वाला है। कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू बायबैक विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन। बायबैक पूरा कंप्लीट होने के बाद 30 days में रिटर्न फाइल करना है। देयर शैल बी अनेक्स्ड टू रिटर्न अ सर्टेड इन फॉर्म नंबर SH15 signed by 2 directors of a company including MD certifying that the buyback of securities has been made in compliance with the provision of Company Act and rules made thereunder। मतलब जो भी कायदे कानून थे बायबैक के हमने सब बराबर फॉलो किया है, उसका अपन सर्टिफिकेट लिख के दे रहे हैं। If a company makes default in complying the provision of this section, it shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees, which may extend up to 3 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with the imprisonment for term which may extend to 3 years or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees and which may extend to 3 lakh rupees or with both। मतलब फाइन भी लग सकता है, सजा भी हो सकती है, या दोनों भी लग सकता है। ठीक है, मिनिमम फाइन 1 लाख का है, करेक्ट ना, मैक्सिमम 3 लाख का है, मिनिमम सजा 1 साल का है, करेक्ट ना, मिनिमम मैक्सिमम 3 साल से सजा है, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा था, हर एक चीज़ अपन ने पढ़ी है। आप चाहे तो अगला जो मतलब बायबैक का तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, कुछ चीज़ें नहीं है। अभी जैसे डिबेंचर DRR, अभी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि DRR क्रिएट क्यों करते हैं। जब भी आप डिबेंचर रिडीम करते हैं तो रिडेम्पशन के लिए अगर आपने रिजर्व्स यूज़ किया है तो रिजर्व्स आर मीन फॉर शेयर होल्डर, आप उनका पैसा यूज़ करते हैं तो इट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अनसिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं आप, इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो उनका कैपिटल, उनके रिजर्व्स इंटैक्ट रखने के लिए अपन ये DRR यूज़ करते हैं, एंड फिर इसको अपन बाद में बोनस शेयर्स के लिए बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था कि DRR का यूज़ कैसे होता है। So somehow it will be again channelized for the shareholders. So that is the whole purpose of creation of DRR। मैंने आपको ये भी कहा था कि DRR कितना क्रिएट किया जाता है, इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। प्रीमियम के लिए अलग से क्रिएट किया जाएगा, याद करो मैंने आपको पढ़ाया ही है। तो 10 लाख के डिबेंचर से रिडीम एट अ प्रीमियम 1 लाख, तो 11 लाख का नहीं होगा, 10 लाख का होगा। जो 1 लाख का प्रीमियम है वो P&L में से एडजस्ट होगा या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम में से एडजस्ट होगा, बट जो DRR क्रिएट होगा वो नॉमिनल वैल्यू के लिए होगा। बस वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की है। क्यों? इंस्टीट्यूट को पूछना है, मेरे को नहीं। तो आप चाहे तो अगला जो चैप्टर है, आपने मेरे वीडियोस नहीं भी देखे, आपने पूरा घर पे पढ़ लिया तो भी समझ में आएगा। हर एक 80% चीज़ें आपने कवर की है, 60-70 तो कन्फर्म। सो यू माइट फाइंड आई एम रिपीटिंग मेनी थिंग्स, यू माइट गेट बोर्ड, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि आप वीडियो नहीं देखा तो भी चलेगा, आप पूरा घर पे चैप्टर एक बार पढ़ लो, एंड जो नया लगता है उतना पढ़ लो और MCQ सॉल्व कर दो, बात खत्म। एंड अगर बोर नहीं हो रहे तो देखो, फिर अगर आपको लगता है कि चलो 2 बार हो रहा है, अच्छी बात है, देखो। चलो, ट्रांसफर ऑफ सर्टन सम टू कैपिटल, सर्टन मतलब मैंने बता दिया नॉमिनल वैल्यू। चलो, वेयर द कंपनी परचेसेस ओन शेयर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर में अपन ने पढ़ा था DRR, यहाँ पे है बायबैक में CRR। CRR यूज फॉर बोनस शेयर्स, मैंने आपको कहा था। अपने डिबेंचर में जो पढ़ा था ना DRR, यहाँ पे है CRR, सेम लॉजिक पे काम करता है। तो ये जो CRR है, इट इज यूटिलाइज फॉर बोनस टू शेयर होल्डर सो दैट वी कैन गिव देम बैक ओनली। वेयर कंपनी परचेसेस ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू मैंने आपको बता दिया था। सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट and details of such transfer shall be disclosed in a balance sheet. The capital redemption reserve account may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to the member of a company as fully paid bonus shares। मैंने आपको बताया था बीच कि ये जो CRR क्रिएट होगा, इट विल बी यूटिलाइज फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ताकि जिनका अपन ने पैसा लिया था शेयर होल्डर का, रिजर्व्स ओनर्स के रहते हैं, तो दिस इज द मेथड ऑफ गिविंग देम बैक। चलो, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 70, ये नया है। इन केसेस में बायबैक अलाउड नहीं है। नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये नया पॉइंट है। पहला, थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी, ये क्या लिखा है? थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी, मतलब क्या है कि कोई सब्सिडरी कंपनी उनकी है, उनके थ्रू
कंपनी खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती, देखो थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी, ऐसा बायबैक नहीं होगा। मतलब कोई भी कंपनी जो किसी की सब्सिडरी कंपनी है ना, वो अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती है। जो अपनी ही सब्सिडरी है, मतलब मैं किसी कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी हूँ, करेक्ट ना, तो मेरे लिए सब्सिडरी वो मेरा बायबैक नहीं कर सकती है। कोई और एक कंपनी है जो किसी और की सब्सिडरी है, करेक्ट ना, सो जो भी कंपनी सब्सिडरी है उनके थ्रू बायबैक नहीं होगा। थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनके थ्रू भी नहीं होगा। If a default is made by company in repayment of deposit accepted either before or after commencement of this act, interest payment thereon, ये अपन ने ऊपर पढ़ा था, redemption of debentures, preference shares, payment of dividend to any shareholder, repayment of term loan, interest, ये इतनी सारी चीज़ों का अगर आपका डिफॉल्ट होता है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। Provided that the buyback is not probated if the default is remedied within period of 3 years, ये भी अपन ने पढ़ा था। मतलब डिफॉल्ट क्या लिखा देखो, provided that the buyback is not probated if the default is remedied, मतलब उसको अपने करेक्ट कर दिया है, and the period of 3 years has lapsed after such default cease to subsist, मतलब आपने डिफॉल्ट को करेक्ट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, एंड 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद फिर आप बायबैक कर सकते हैं। तो ये 3 साल तक रिस्ट्रिक्शन है मैक्सिमम। बट जो डिफॉल्ट है, इंटरेस्ट नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, वो पे करो एंड उसके बाद 3 साल के बाद आप कर सकते हैं। आफ्टर डिफॉल्ट 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। देखो डिफॉल्ट इज रेमिडेड मतलब क्या, पैसा दे दिया, एंड बायबैक जब अपने डिफॉल्ट, देखो क्या लिखा है, पीरियड ऑफ 3 years has lapsed after such default cease to subsist। डिफॉल्ट किस दिन खत्म होगा, जिस दिन आप रिपेमेंट कर देंगे, है ना, उसके बाद 3 साल का गैप होना चाहिए। 3 साल के बाद ही होगा, मतलब यस, डिफॉल्ट को, गलती को सुधारने के बाद 3 साल के बाद होगा। नेक्स्ट, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इज ओन शेयर अदर सिक्योरिटीज, इन सच केस कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ, तो ये कंप्लायंस से अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं की है तो बायबैक नहीं कर सकते। कौन सा पहला, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 का फाइल नहीं किया है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123, फेल्यूर टू पे डिविडेंड 127, फेल्यूर टू गिव ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट 129। तो इन चार केसेस में बायबैक नहीं होगा, ये भी अपन ने पढ़ा ही है। चलो अभी पढ़ेंगे सेबी के गाइडलाइंस, पूरा कट कॉपी पेस्ट। सर आप रिपीट करोगे? यस बालकों, इंस्टीट्यूट ने बोला तो मैं भी रिपीट करूंगा। मोड्स ऑफ बायबैक, तो अगर आपको लगता है आप घर पे मैनेज कर सकते हैं 100%। द कंपनी में बायबैक इज शेयर्स or other specified securities by any one of the following method: from the existing shareholder or other specified security holders on appropriate basis, though the tender offer, through the tender offer, मतलब क्या है, करेक्ट ना, फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, स्टॉक एक्सचेंज, वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर होल्डर से भी खरीद सकते हैं, फ्रॉम द एड लॉट होल्डर्स, from the all lot holders, provide that no offer or buyback for 15% or more of paid up capital free reserve company shall be made from the open market। ठीक है, नाउ अभी एक मिनट है, ये ऑड लॉट क्या आपको पता है तो मैं लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, अभी देखो क्या क्या है बोला है, ये भी अपन ने पढ़ा है कैसे हो सकता है ना। ऑड लॉट का मतलब क्या होता है बताइए, आपने पढ़ा रहेगा कि जहाँ पे जो नॉर्मल जो अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लेस देन 100 है नंबर्स, करेक्ट ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट आपने आई थिंक पढ़ा रहेगा कि मेरे पास 200 शेयर्स है एंड अंडर द स्कीम ऑफ रिवर्स स्प्लिट रेशियो इज 1:8, तो मेरे को डायरेक्ट 25 शेयर्स मिले ना, विच आर लेस देन 100, तो उसको बोलते हैं ऑड लॉट होल्डर्स। मेरे पास 25 है 30 है, पहले 200 थे, रिवर्स स्प्लिट देन डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, अपने इन दो केसेस में होता है। आई होप अपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, तो उन केस में भी हो सकता है। तो इनसे अगर करना है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, हाँ 15%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस, ऐसे लोगों से। तो ये रट्टा मार के पढ़ के रखना, ये भी अपन ने पढ़ा है। चलो देन डिस्क्लोजर, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, टाइमलाइंस फॉर द पब्लिक अनाउंसमेंट एंड ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। अब ये कंप्लायंस पार्ट है, अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते। पहला, व्हेन अ कंपनी प्रपोज टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स and it has been authorized by special resolution
or resolution passed by the board of director, as the case may be, shall make public announcement within the 2 working days from the date of declaration result of the postal ballot for special resolution or board of director resolution, in at least one in English national daily and one in Hindi national daily and one regional language daily, all with the circulation at the place where register office of the company is situated, and the said public announcement shall contain all the material information as specified in the regulation. A copy of public announcement along with the short copy shall be submitted to SEBI simultaneously through a merchant banker. मतलब क्या प्रोसीजर है? पहला क्या है, पहले मीटिंग में वो पास होगा, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा या नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन होगा। वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद कितने दिन में, अगले 2 वर्किंग डेज में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, करेक्ट ना? अच्छा, पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ पे करना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर एंड रीजनल, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, मराठी न्यूज़पेपर, वहाँ पे करना है। रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, वहाँ पे करना है। देन ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट रहेगा उसमें सभी डिटेल्स रहेंगे जो अपन ने ऊपर पढ़े थे, प्लस इसका आपको एक शॉर्ट कॉपी, प्लस आपका जो अप्रूवल हुआ है मिनट में रेजोल्यूशन का, इन दोनों का, करेक्ट ना? सेबी को आपको क्या करना है? सबमिट करना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देन अ कंपनी शैल विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट फाइल द फॉलोइंग: a draft letter of the offer along with the soft copy containing disclosure as specified in the regulation through merchant banker who is not associated with the company, who is not associated with the company। मतलब क्या है? 2 दिन में क्या करना है पहले बताओ। जिस दिन बोर्ड में अप्रूवल आ गया, आपको 2 दिन में उसका पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। अभी आगे क्या दिया है? अभी 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद, पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद अगले 5 दिन में, तो ये 5 दिन कहाँ से काउंट होगा? जब कंपनी ने अप्रूव किया, बोर्ड ऑफ मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नॉर्मल जो रेजोल्यूशन है, वहाँ से 2 दिन नहीं, वहाँ से 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद अगले 5 दिन में, अगले 5 दिन में कंपनी को ये सब चीज़ें फाइल करनी है। क्या क्या? पहले ऑफर लेटर जो बायबैक का अपन ने बना है उसका सॉफ्ट कॉपी, उसके जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है जो अपन ने पढ़े वो, थ्रू अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर मतलब जैसे ICICI बैंक है जिसके थ्रू मैं बायबैक करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर, जो कंपनी के साथ कोई एसोसिएटेड नहीं, उसके थ्रू। देन सेक्शन 68(8) के डिक्लेरेशंस, ये भी अपन ने पढ़ा है, एंड उसका जो प्रिस्क्राइब फीस रहेगा बायबैक का वो गवर्नमेंट को देना है। नेक्स्ट, सेबी में प्रोवाइड्स इट्स कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट लेटर ऑफ द ऑफर्स विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट लेटर। मतलब देखो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ध्यान में रखना है। एक बार वो रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद 5 दिन में ये पूरा कंप्लायंस करो, करेक्ट ना? करेक्ट ना? 5 दिन में ऑफर लेटर गवर्नमेंट को सबमिट करो। गवर्नमेंट को ये ऑफर लेटर मिलने के बाद अगर उनको कुछ कमेंट करना है, उनको लगता है कि उसमें कुछ सही है, गलत, मतलब कुछ गलत है, तो उनको ऑफर लेटर मिलने के बाद 7 दिन, मतलब 2 दिन के बाद 5 दिन, 5 दिन में जब भी गवर्नमेंट को ऑफर लेटर मिलेगा उसके बाद 7 दिन में वो चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इट विल दैट ऑफर विल बी सेंड टू शेयर होल्डर्स। दिया है। हाँ, बढ़िया। शेयर होल्डर को कब देना है? एक बार सेबी के कमेंट्स आ गए उसके बाद विद इन 5 वर्किंग डेज, उसके बाद विद इन कितने वर्किंग डेज? 5 वर्किंग डेज। तो अभी आप यहाँ पे चार्ट बनाओ, यहाँ पे लिखो आप डिस्क्लोजर, इसमें अब लिखो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, हेडिंग लिखो डिस्क्लोजर कम फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, वैसा लिखो डिस्क्लोजर कम फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो पहला क्या करना है आपको? पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 days
फ्रॉम द डेट ऑफ, लिखो, मैं सिंपल लिख दो, फ्रॉम द डेट ऑफ public announcement within 2 days from the date of passing of resolution. Then अच्छा, अभी ये पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ पे करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज में, 3 लिखा है ना। इंग्लिश नेशनल में करना है, हिंदी नेशनल, डेली नेशनल मतलब जो पूरे जगह पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में, एंड रीजनल, सो इंग्लिश, ऐसे लिखो, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल मतलब आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, करेक्ट ना। उसके बाद देखो, फाइल द फॉलोइंग विदिन 5 days of public announcement. File the following within 5 days of public announcement. लिखो, लिखो पहला, a draft letter of offer, declaration of solvency and prescribed fees. लिखो ABC, draft letter of offer along with soft copy, लिखो draft letter of offer along with soft copy, declaration of solvency and prescribed fees, ये 3 है। लिखा, आगे देन SEBI to provide comments within, लिखो 7 days from submission of draft letter of offer. And last, issue of offer letter to shareholder within 5 days from the date of receipt of comment from SEBI. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये से अपने एक फ्लोचार्ट बना के रखा तो आपके लिए थोड़ा डायग्राम, मतलब फ्लोचार्ट नहीं, डायग्राम बना के रखा तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। इंपॉर्टेंट है, आप भी मार्क करो।
नोट, चलो लिख लो फटाफट। द लेटर ऑफ ऑफर मे बी डिस्पैच थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, मतलब वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी शोल्डर टू रिसीव कॉपी ऑफ लेटर ऑफर इन फिजिकल फॉर्म, सेम शैल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। तो कोई शोल्डर रिक्वेस्ट करता है कि नहीं हमको फिजिकल फॉर्म में भी दो, देना पड़ेगा। देन इन केस एन एलिजिबल पब्लिक shareholder does not receive the tender offer from the tender or offer form, even though he can participate in buyback offer and tender share in manner provided by CBI, मतलब किसी को नहीं मिला ड्यू टू सम मिस्टेक तो स्टिल ही कैन पार्टिसिपेट, बट उसको वो जानकारी मिलनी चाहिए कि वह कंपनी ऑफर लेके आ रही है। द डेट ऑफ ओपनिंग द ऑफर शैल नॉट बी लेटर देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर। हाँ मतलब इसके बाद है, देखो यहाँ पे ओपन ऑफर विद इन 5 days फ्रॉम, लिखो लिखो डिस्पैच ऑफ लेटर, लिखो है ना। ओपनिंग ऑफ ऑफर विद इन 5 days फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ लेटर, मतलब ऑफर लेटर हमने भेजा ना ऊपर शेयर होल्डर को, उसके बाद 5 दिन में आपको ऑफर ओपन करना पड़ेगा। द कंपनी शैल प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर टेंडरिंग ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर एंड द सेटलमेंट ऑफ द सेम दो स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म इन द मैनर, ठीक है। मतलब लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो होगा सेटलमेंट, एंड अनलिस्टेड तो डायरेक्ट होगा, इसलिए वो दिया है। चलो नाउ एडिशनल कंडीशंस फॉर बायबैक एंड एडिशनल सिक्योरिटीज। पहला, द कंपनी शैल नॉट बायबैक इट्स ओन शेयर्स एक्सेप्ट सो एज टू डिलीस्ट इट्स शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। यस, मतलब उनको बायबैक करने का मैंने आपको बहुत बार बोला है वो शेयर कैपिटल में नहीं रहेगा, कंपनी को उनको रजिस्टर से हटाना पड़ेगा, गुडविल दिखाया जाता है अकाउंटिंग में, करेक्ट है। तो उनको अगर डिलीस्ट करना है, देखो क्या लिखा है, कंपनी शैल नॉट बायबैक, इसके लिए बायबैक नहीं करना है। सो एज टू डिलीट शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, ये ऐसा अलाउड नहीं है डिलीट करने के लिए, नहीं, वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू निगोशिएटेड डील्स वेदर ऑन और ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू स्पॉट ट्रांजैक्शन थ्रू एनी प्राइवेट अरेंजमेंट, मतलब मैंने डायरेक्टली किसी से शेयर्स खरीद लिए, ऐसा अलाउ नहीं होगा, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्राइवेट अरेंजमेंट्स। ये मैंने आपको बता दिया कि 2 बायबैक ऑफर में 1 साल का समय होना चाहिए। अ कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ शेयर्स अनलेस कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड, अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड, मतलब क्या है, कंपनी ने ऑलरेडी शेयर कैपिटल कम किया है तो उसके बाद बायबैक का ऑफर नहीं लेके आना है। क्या लिखा है, अ कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड, करेक्ट ना। तो अदरवाइज बायबैक अलाउ नहीं होगा, तो ये अपने कुछ काम का नहीं है, बस पहला पढ़ के रखना। ओके ना, एस्क्रो अकाउंट क्या रहता है, ये ऐसा अकाउंट है, आपने पढ़ा रहेगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी, यहाँ पे आपको एक तरह आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, जैसे बिल्डर्स के लिए भी रेरा है ना, तो वहाँ पे भी उनको फंड ब्लॉक करने पड़ते हैं पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो ये एस्क्रो अकाउंट में आपको एक पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा फॉर द बायबैक। रेगुलेशन 9 ऑफ द सेबी प्रोवाइड दैट कंपनी शैल एज एन बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द रेगुलेशंस और बिफोर ओपनिंग द ऑफर डिपॉजिट इन एन एस्क्रो अकाउंट सम स्पेसिफाइड बिलो, तो उतना पैसा आपका वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा ताकि बायबैक में कुछ दिक्कत ना है आपकी तरफ से। पहला, if the consideration does not exceed 100 crore 25% of the consideration payable, मतलब 100 करोड़ से अंदर है तो उसका 25%, एंड 100 करोड़ के ऊपर है तो 100 करोड़ तक 25% एंड उसके ऊपर 10%, इतना मिनिमम अमाउंट आपको एज ए सिक्योरिटी गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हम बायबैक कर रहे हैं, हमारे पास पैसे है, हम इंस्टॉलमेंट में बायबैक नहीं करने वाले, हम उनको टाइमली पैसा देने वाले हैं, तो एज ए सिक्योरिटी उनको आपको देना पड़ेगा। देन the escrow account referred to in this regulation shall consist of cash deposited with scheduled commercial bank, बैंक गारंटी भी हो सकता है, मर्चेंट बैंकर मतलब जिसके थ्रू बायबैक होगा, ICICI या HDFC जो भी है। देन आप आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उनको दे सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो जो 25% गारंटी देना है या 100 करोड़ के ऊपर 10% देना है,
वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, वो बैंक गारंटी दिया तो भी चलेगा, या आपके पास कोई सिक्योरिटीज है उसका भी आपने गारंटी दिया तो भी चलेगा। तो ये तीनों में से कोई भी फॉर्म में लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट आप बायबैक में बैंक को दे सकते हैं। बायबैक का एडवांटेज क्या होगा? द बायबैक हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। पहला, द कंपनी विद द कैपिटल विच कैन नॉट बी प्रॉफिटली एम्प्लॉयड मेड गेट रीड ऑफ द रिसोर्टिंग टू द बायबैक एंड रीस्ट्रक्चर हिज कैपिटल। वो उनका कैपिटल पूरा रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या करना है, पहले बायबैक के एडवांटेज क्या है कि उनका कैपिटल जो बराबर इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, बायबैक करके उसको रीस्ट्रक्चर प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर इश्यू कर दिया ना, वो अपन अपने मन से नहीं ले सकते ना। तो आपको पता है कि यार पैसा तो इन्वेस्ट बराबर नहीं हुआ है, तो अपन उसको पीछे जाके पूरा पैसा लेंगे, वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन फ्री रिजर्व्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड फॉर द बायबैक इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड एनहांस द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स। इंप्रूव ईपीएस इंप्रूव होगा, करेक्ट ना, क्योंकि अपन ने फ्री रिजर्व में से यूज़ किया है, डिविडेंड नहीं दिया है तो कैश अपना बच गया, एंड जो कैश बच गया आप उसमें से कुछ आपके बाकी के कमिटमेंट्स पे कर सकते हो फॉर डिविडेंड एंड ऑल दैट, एंड अवॉइड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। अभी डिविडेंड टैक्स इधर लिखो रिमूव्ड। एक अप्रैल 2020 से डिविडेंड टैक्स को हटाया गया है, तो ये पॉइंट अभी रिलेवेंट नहीं रहा है। या कोई लोग आपका कंपनी का टेक ओवर करने वाले हैं, है ना, मार्केट से आपके मैं शेयर्स खरीदते जा रहा हूँ, एक दिन आपको खरीद डालूंगा पूरा, तो उन लोगों को रोकने के लिए बायबैक कर दे तो पूरे पैसे शेयर्स अपने पास आ जाते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है ना? अकाउंटिंग फॉर बायबैक, अब बताओ ये अपन ने पढ़ा है कि नहीं? आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और एनी अदर इशू ऑफ शेयर्स, तो उससे भी ये हो सकता है, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो, however no buyback of shares shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आप पढ़ लेना। एंड यहाँ पे मैंने बायबैक का रिवीजन कंप्लीट किया। आई विल नॉट से मैंने कुछ नया पढ़ा है, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई है, बाकी 70% ये अपन ऑलरेडी मैंने पहले चैप्टर में ही कवर किया था, ताकि आपको यहाँ पे पढ़ने में अपना टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बायबैक कंप्लीट किया है पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अगले लेक्चर से अपन फिर स्टार्ट करेंगे डिबेंचर इशू एंड रिडेम्पशन। अगेन रिवीजन ही है, आप चाहे तो घर पे पढ़ के रखो, अगर आपको समझ में आता है तो जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करके आप आगे जा सकते हो। सभी चीज़ें सेम ही। आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि आपने को कम से कम समय में अच्छा स्टडी करना है। तो इफ यू थिंक बाय स्किपिंग दिस चैप्टर यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, प्लीज गो अहेड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।